आज का ये केस इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग है कि मैं इस बात को पक्का बोल सकता हूं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में यही लिखेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये चीज़ हुई और तभी आज मैं आपको वो पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा काम जो बिल्कुल पॉसिबल है वो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये लाइक बटन जो आपके सामने है, इसको दबाकर वो इम्पॉसिबल सा काम आप जरूर कर दें। कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इन। 1 मई 2011 की दोपहर को साउथ कोरिया के पोंगयोंग शहर के बिल्कुल बीच में मौजूद पहाड़ों के बीच में 3 लोग, जिसमें से 2 भाई और एक आदमी अलग, ये तीनों व्यक्ति उन पहाड़ों के रास्ते से होते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे थे। उन पहाड़ों से अपने साथ में बहुत सारा सामान लिए हुए। असल में तीनों लोग एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर वो मधुमक्खियों के लिए छत्ता सेट कर सके। आपने देखा होगा जो लोग मधुमक्खियां पालते हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस को अलग अलग जगहों पर रखते हैं जहां पर मधुमक्खियां खुद अपना छत्ता बनाती हैं उन बॉक्सेस के अंदर, और बाद में वो लोग उससे शहद निकाल लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही काम ये लोग भी अब करने वाले थे। ये अपने साथ बहुत सारे बॉक्सेस लेकर अच्छी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर वो अपना मधुमक्खी का छत्ता सेट कर सके। बट जैसे ही वो पहाड़ों के रास्ते से नीचे होते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पहले एक टाइम पर खदान हुआ करती थी बट बाद में उसे बंद कर दिया गया, उस जगह पर पहुंचते ही उन्हें सामने कुछ बहुत बहुत अजीब सा दिखाई दिया। जैसे ही इन लोगों ने देखा वो उसके पास गए और पास जाते जाते वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर जो ये चीज देख रहे हैं वो पॉसिबल तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनको सामने लग रहा था कि यहाँ बीच में किसी ने एक कब्रिस्तान बना रखा है। बिल्कुल उस खदान के बीचों बीच सुनसान बेहद जंगली इलाके के अंदर 3 बहुत बड़े बड़े क्रॉसेस, जो आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी क्रॉस होते हैं, वो क्रॉस वहां बीच में खड़े किए गए थे जैसा कि किसी कब्रिस्तान के अंदर होते हैं। और जैसे ये तीनों क्रॉस इन 3 लोगों ने देखे, ये तुरंत भागकर उसके पास गए। दूर से देखने पर ही लग रहा था कि यहाँ 2 क्रॉस छोटे, एक क्रॉस बीच में बड़ा। इस चीज का उनको मतलब समझ नहीं आया अभी तक, जब तक वो उसके पास नहीं थे। लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचे, इस पूरे सीन को देखकर वो इतना ज्यादा डर गए कि उनमें से 2 व्यक्ति जो 2 भाई थे वो तो तुरंत वहां से अपना तामझाम उठाकर सीधा भाग गए, जबकि वो तीसरा आदमी इस चीज के सामने, इस पूरे तामझाम के सामने खड़ा होकर जस्ट देख रहा है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा जो वो चीज सामने देख रहा है वो चीज रियल भी है या नहीं। जी हाँ, यहाँ 3 क्रॉसेस, जिसमें से 2 छोटे क्रॉसेस बीच वाले बड़े क्रॉस के बिल्कुल बराबर बराबर में लाइन के अंदर लगाए गए थे, जबकि बीच वाले क्रॉस के चारों तरफ बहुत बहुत सारा खून फैला हुआ था। और ना सिर्फ खून फैला हुआ था बल्कि इस बीच वाले क्रॉस के ऊपर से बहुत सारा खून अभी भी टपक रहा था। जैसे ये चीज 53 साल के जू हुन सू ने नोटिस करी, उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और जल्दी ही इमरजेंसी नंबर को डायल किया। पुलिस वालों को बताया कि यहाँ पर क्या सीन वो सामने देख रहा है। पुलिस वाले तुरंत अपनी गाड़ी लेकर इस बेहद रास्ते से होते हुए, वही पहाड़ों के नीचे से होते हुए उस एक्चुअल जगह पर पहुंचे। पुलिस वालों ने भी जब उस पूरे इंसिडेंट को देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि वो जो चीज देख रहे हैं क्या वो एक्चुअल में रियल है या नहीं। उनको भी काफी देर लगी, काफी कुछ मिनट लगे होंगे इस चीज को पूरा रजिस्टर करने के लिए अपने माइंड के अंदर। जी हाँ, ये जो 2 क्रॉस साइड में लगे हुए थे इनके अंदर कोई बीमारी नहीं, ये बिल्कुल ओके। बट जो बीच वाला क्रॉस था, इस क्रॉस के ऊपर एक आदमी जिसको सूली पर टांगा गया था और उसके शरीर के अंदर से इतना सारा खून रिस रिस कर चारों तरफ पूरा का पूरा एरिया लाल हो चुका था। जैसे ये चीज इन पुलिस वालों ने देखी, उन्होंने तुरंत उस क्राइम सीन की फोटोज वगैरह क्लिक करनी शुरू करी और अब ये जानना था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। सभी पुलिस वालों ने मिलकर उस सूली वाले क्रॉस को जमीन से बाहर उखाड़ा और जो 2 क्रॉस आइट साइड लगे हुए थे उनको भी बाहर निकाला। आसपास खोजबीन करने लगे कि आखिर ये सारा कांड किसने यहाँ पर बैठाया है। पुलिस वालों को यहाँ से बहुत सारा सामान भी मिला, जैसे कि हथौड़े, कीले वगैरह, बहुत बड़े बड़े नट बॉल्स वगैरह, ड्रिल वगैरह, रस्सी, टेप और काफी सारे बड़े बड़े रबर बैंड्स वगैरह, काफी सारा सामान मिला। और इन सारे सामान को पुलिस वालों ने अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा यहाँ पर एक साथ में गाड़ी भी पुलिस वालों को सामने खड़ी हुई दिखाई दी। और जैसे पुलिस वालों ने उस गाड़ी को देखा तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये गाड़ी किसी और की नहीं हो सकता है, इसी व्यक्ति की हो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और था ही नहीं। पुलिस वाले तुरंत उस गाड़ी के पास पहुंचे। उस एसयूवी को खोल कर देखा गया जिसका लॉक उस टाइम पर भी खुला हुआ था। उसको जैसे ही अंदर से तलाशी लेने लगे, उसकी डिग्गी के अंदर पुलिस वालों को और भी काफी सारा सामान मिला और ये सारा का सारा सामान इस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। अब जिस व्यक्ति को इस सूली के ऊपर चढ़ाया गया था, इस व्यक्ति की पहचान किसी और ने नहीं बल्कि उसी तीसरे बंदे ने, जो यहाँ पर आ रहा था छत्ता लगाने के लिए, उसी तीसरे बंदे ने इसकी पहचान करी और कहा पुलिस वालों को कि जनाब, इसकी उम्र तकरीबन 53 साल की है और इसका नाम
किम जुन बॉन्ग है। दूसरी बात, ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता, इसका होम टाउन यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर चुंगवान नाम का वो शहर है और वहीं से यहाँ पर आया होगा और इसके साथ ये सब कुछ किया गया है, या फिर हो सकता है इसको यहाँ पर लाया गया और इसके साथ बाद में सब कुछ किया। अब पुलिस वाले भी उस हुंसू की तरफ बहुत अजीब सी नजरों से देखने लगे कि हाँ भाई, तेरी क्या बीमारी है, तू इसको इस तरीके से कैसे जानता है इतना पर्सनली, क्योंकि ये तो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रहता है और तू यहाँ पर लोकल है, तो तेरा इसके साथ क्या लेना देना है। बाद में पुलिस वालों को इस हुंसू ने बहुत सारी डिटेल में बातें बताई किम जुन बॉन्ग के बारे में और पुलिस वालों को अब थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ समझ में आने लगी। पुलिस वालों ने अब किम के लोकल शहर यानी कि चंगवान के अंदर जाकर उसके बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। सो 1 महीने पहले तक किम अपनी आराम से टैक्सी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था एक कंपनी के अंडर रहते हुए, बट तकरीबन 1 महीने पहले किम ने अपने कंपनी के ऑफिस में जाकर अपना इस्तीफा तुरंत अपने बॉस को दिया कि नहीं, मैं अब और ये नौकरी नहीं करना चाहता, मैं जस्ट इससे बहुत ज्यादा फेड अप हो चुका हूं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, जस्ट अपना इस्तीफा साथ रखो और मैं मेरी टैक्सी अपने साथ लेकर वापस जा रहा हूं। वो उस ऑफिस से निकलकर तुरंत एक गाड़ी रीसेलर वाले के पास गया, उसने अपनी टैक्सी भी बेच दी, उससे जितना भी पैसा आया वो सारा अपना घर ले जाकर अपने घर के सामान को अब देखने लगा। उसने एक एक करके अपने सारे घर के सामान को भी या तो कबाड़ में बेच दिया या फिर जो लोग पुराना सामान खरीदना चाह रहे थे उनको बेच दिया। उसने घर के अंदर लिटरली एक भी चीज अपने पास नहीं रखी, एक एक करके वो सब कुछ बेचता हुआ जा रहा था। सामान बेचकर भी उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इन सारे पैसों को इकट्ठा करके कुछ ही दिनों बाद वो पास ही के गाड़ी के शोरूम में पहुंचा और वहां जाकर उसने एक नई एसयूवी परचेज करी, बट उसने नई एसयूवी के अंदर बैठने से भी मना कर दिया। उसने जस्ट अपने बड़े भाई को फोन किया और कहा कि तुम तुरंत इस शोरूम के अंदर आ जाओ और आते आते एक तौलिया अपने साथ लेकर आना। अब ये चीज ऑब्वियसली उसके बड़े भाई को भी बहुत ज्यादा अजीब लगी, बट अब क्योंकि उसने कहा था तो वो जस्ट अपने साथ एक तौलिया लेकर उस कार शोरूम में जाकर पहुंचा और जाकर किम से मिला। किम ने बताया कि मैंने अभी अभी एक एसयूवी खरीदी है और इस एसयूवी को हमें घर तक लेकर जाना है और ये गाड़ी ना तो मैं चलाऊंगा और तुम चलाओगे, बट अपने नीचे कुर्सी के ऊपर जो इसकी ड्राइविंग चेयर है उस चेयर के ऊपर इस तौलिए को रख के तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट इस कुर्सी को टच नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बैठकर तुम इस गाड़ी को चलाओ, मेरे घर तक लेकर चलो, वहां इस गाड़ी को ड्रॉप करके तुम वापस अपने घर चले जाना। अब ये चीज ऑब्वियसली किम के बड़े भाई को भी बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी कि आखिर किम इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, बट किम ने जैसा भी कहा उसके बड़े भाई ने वैसा ही किया। वो जस्ट तौलिया वगैरह लगाकर उस गाड़ी के अंदर बैठकर अब दोनों भाई बैठ चुके थे कैश के अंदर। किम ने पेमेंट करी, सारा कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करके उस गाड़ी को बाहर निकाल कर किम के घर पर आगे खड़ी करके किम का बड़ा भाई वहां से निकल चुका था। अगले दिन किम सुबह सुबह वहां के पोस्ट ऑफिस में गया जहां उसने बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करवा रखा था। उस सारे पैसे को विड्रॉ करके उसमें से एक बहुत बड़ी अमाउंट उसने अपने बड़े भाई के अकाउंट में डलवाई और एक बहुत छोटी सी अमाउंट उसने चैरिटी के अंदर दान करी। और इसके अगले ही दिन किम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले साइड में ही मौजूद एक फर्नीचर बनाने वाली शॉप पर गया, वहां जाकर अजीब अजीब लकड़ियों को देखने लगा। अब जो दुकानदार था वो पूछने लगा कि किम से हाँ तुम्हें क्या चाहिए, बट किम ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो जस्ट अपने काम की लकड़ियां उसके अंदर ढूंढ रहा था। किम को जैसे ही अपने काम की लकड़ियां वहां पर दिखी उसने उन लकड़ियों को चूज किया और जस्ट एक बंडल के अंदर रैप करवाकर दुकानदार को बोला कि तुम्हारे कितने पैसे हुए। दुकानदार ने पैसे बताए, किम ने अपनी जेब से निकालकर वो पैसे दिए और जस्ट उन लकड़ियों को अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में बाहर लोड करके वापस अपने घर जा चुका था। और उसी शाम के बाद से किम ने जस्ट अपने लैपटॉप को खोला और जस्ट उसके ऊपर बहुत कुछ सर्च करने लगा। किम ने सबसे पहले ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर भगवान जीसस के बारे में जानना शुरू किया कि आखिर उनका पास्ट क्या था, उनकी हिस्ट्री क्या रही है और आगे उनके साथ क्या हुआ और वो किस तरीके से दुनिया में एक भगवान का दर्जा लेकर बैठे। और जैसे ही उसने सारी डिटेल को ऑनलाइन रातों रात पढ़ पढ़कर अपने माइंड में बैठाया, उसको समझ आ चुका था कि आखिर अब उसको अपनी जिंदगी में क्या करना है। और जब पुलिस वालों को किम का लैपटॉप हाथ लगा तभी पुलिस वालों को ये चीज सारा कुछ समझ में आया कि आखिर किम ने अपने साथ क्या कुछ किया और किम ने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। इसका भी एक रीजन था जो आपको इस वीडियो के एंड में पता लगेगा। पुलिस वालों को सबसे पहली चीज ये समझ में आई कि आखिर किम ने ये गाड़ी, ये एसयूवी क्यों खरीदी, बिल्कुल नहीं, और इसके बाद में इसका यूज भी नहीं किया। तो इस चीज का जवाब लेने के लिए पुलिस वाले जैसे उसकी वो हिस्ट्री खंगाल रहे थे कि उसने लैपटॉप के अंदर क्या क्या सर्च किया, तो उसके अंदर पता चला पुलिस वालों को कि हाँ, जब भगवान जीसस को सूली पर चढ़ाया जाना था उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले भगवान जीसस ने अपने 2 गधे यानी कि डोंकीज उनको पास ही के गांव में भेजा था। और शर्त यह थी कि इन 2 गधों के ऊपर पहले कभी किसी ने ना ही सवारी की थी, ना ही कभी इन गधों से कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम करवाया गया था। ये बिल्कुल फ्रेश गधे थे, इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी थी। अब गधों की जगह यहाँ पर इस किम ने उस एसयूवी का इस्तेमाल किया। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों उसने अपने भाई को उस गाड़ी के अंदर बैठने नहीं दिया बिना उस टॉवल के, क्योंकि वो चाहता था कि ये गाड़ी बिल्कुल फ्रेश रहे, इसके ऊपर उसके अलावा किसी और के बॉडी के निशान ना हो, किसी और के बॉडी की कोई भी फ्रेग्रेंस ना हो। और जब पुलिस वाले उसकी वही गाड़ी के अंदर छानबीन कर रहे थे तब पुलिस वालों को उस गाड़ी के अंदर एक बहुत मोटी सी नोटबुक मिली और
इस नोटबुक को जैसे ही पुलिस वालों ने खोला, उनके सामने सारा कुछ क्लियर हो चुका था। जी हाँ, उसमें सबसे पहले पेज के ऊपर ही सेल्फ क्रूसिफिक्शन लिखा हुआ था, मतलब खुद को सूली के ऊपर कैसे चढ़ाएं। जैसे जैसे पुलिस वाले वो पेज पलटते गए, उनको ये समझ आ चुका था कि कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है, कितना ज़्यादा वो खुद को तोड़ सकता है। लिटरली उनको विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक एक इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि खुद के साथ क्या करना है, और एंड में जाकर उसने डायग्राम्स बना रखे थे कि किस तरीके से वो सूली वाला क्रॉस बनाया जाएगा और किस तरीके से खुद को उसके ऊपर टांगना है। एंड फाइनली 15 अप्रैल 2011 के दिन जब सारा कुछ उसका प्रिपेयर हो चुका था, सब कुछ फाइनल हो चुका था किम की जिंदगी के अंदर, कि हाँ जो भी काम उसने करने थे वो सब कुछ निपटा लिए। अपना सारा तामझाम जो अब इस आगे होने वाले काम के अंदर इस्तेमाल होना था, वो सारा तामझाम उसने पैक किया, अपनी इस एसयूवी के अंदर रखा, खुद एसयूवी के अंदर बैठा, अपना वो जो कमरा था उसको जस्ट बाहर से बंद करके सिर्फ संका लगाकर, क्योंकि अंदर कोई सामान तो था नहीं, जस्ट संका लगाकर अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा वहां से निकला और इन पहाड़ों के बिल्कुल बीच में लाकर, उस खदान के बिल्कुल बीच में लाकर उसने अपनी गाड़ी रोकी। अब यहाँ पर उसको तकरीबन 1 हफ्ता बिताना था। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर भी जीसस ने जब वो दोनों गधे भेजे थे, उसके 1 हफ्ते बाद उनको सूली के ऊपर चढ़ाया गया था। अब यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली ये काम किम भी करने वाला था। उसने जस्ट यहाँ पर 1 हफ्ते बिताने के लिए अपने लिए एक मेकशिफ्ट शेल्टर बनाया, एक बिल्कुल कच्चा सा एक कमरा सा बनाया लकड़ियों का, और छोटे मोटे जो पेड़ के पत्ते थे उनको साइड में लगाकर लकड़ियों का वो कमरा बनाया। इसी खदान के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी अपनी साइड में खड़ी करी, और जो भी जरूरत का सामान था वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आया हुआ था। इसके अलावा वो लकड़ियाँ जो वो फर्नीचर वाली दुकान से लेकर आया था, वो सारी लकड़ियाँ भी उसने अपनी गाड़ी से बाहर निकाली और जस्ट अपने डायग्राम के हिसाब से उन लकड़ियों को अरेंज करना शुरू कर दिया। वो डायग्राम किसी और का नहीं बल्कि उसी सूली का था, जो अब ये सूली किम खुद बनाने वाला था अपने हाथों से। जी हाँ, वो अपने साथ बहुत सारे औजार भी लाया था। उन औजारों से उसने लकड़ियों को काटना शुरू किया, लकड़ियों को काट काट कर एग्जैक्ट उसका फ्रेम तैयार किया, और 2 छोटे छोटे एक बड़ा बहुत बड़ा क्रॉस उसने तैयार किया, ठोक ठोक कर काट काट कर बिल्कुल परफेक्ट शेप के अंदर। ये तीनों क्रॉस अब तैयार हो चुके थे। उसने सबसे पहले एक छोटे क्रॉस को साइड में गाड़ा, उस धरती के अंदर गाड़ा, उसके बाद बड़े वाले क्रॉस को जो मेन क्रॉस था, मेन सूली थी, उसको बीच में गाड़ा, और उसके बाद उसके ही बराबर में एक और छोटा सा क्रॉस, उसको भी साइड में गाड़ कर अब साइड में जस्ट बैठ चुका था। अब वेट थी उसको कि कब ये 1 हफ्ता पूरा हो और वो अपना आगे वाला काम पूरा करे। इन तीनों क्रॉसेस को लाइन में लगाकर उसने बीच वाले बड़े वाले क्रॉस के ऊपर दोनों जो साइड में उसके हाथ निकले हुए थे, आप समझ ही सकते हैं, वो जो फ्रेम साइड में निकला होता बीच वाला डंडा, उस लकड़ी के डंडे के दोनों साइड उसने बड़ी बड़ी 2 कीलें ठोकी, और कीलें ठोकते ही अब वो समझ चुका था कि हाँ जो भी उसको तैयारियां करनी थी अब वो तैयारियां सारी खत्म हो चुकी हैं। और फाइनली दिन आया 21 अप्रैल 2011 का, जब सुबह उठते ही किम ने अपना दोबारा से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो बिल्कुल डेडिकेटेड हो चुका था अपने इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए। उसने सबसे पहले अपने सारे औजार तैयार किए, औजारों को साफ करके बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ करके अपना एक नया व्हाइट कलर का अंडरवियर जो अपने साथ लेकर आया था, वो उस अंडरवियर को पहनकर सबसे पहले जो वो बीच वाला क्रॉस लगा हुआ था उस बीच वाले क्रॉस के ऊपर जाकर खड़ा हुआ। नीचे उसने पैर रखने के लिए अलग से फ्रेम बनाया हुआ था, उस फ्रेम के ऊपर अपने दोनों पैर रखे, और पैर रखते ही अब आप सोच कर देखिए जो औजार उसने साइड में अपने रखे हुए थे, अब इनमें से एक औजार यानी कि हथौड़े को प्लस एक बड़ी सारी कील को उठाकर अपने पैर के ऊपर उसने उस कील को रखा, और बहुत जोर जोर से उस कील को अपने उस पैर के अंदर से धसाते हुए उस फ्रेम के अंदर वो गाड़ना चाह रहा था। सोच कर देखिए आप यहाँ भी ये किम क्या करने वाला था। आगे की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। अगर आप उस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकते तो प्लीज़ आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, बट आप इसको स्किप करके एंड भी सुन सकते हैं कि आखिर ये सारा कुछ काम किम ने क्यों किया। खैर, उसने सबसे पहले अपने एक पैर के पंजे के ऊपर उस कील को रखा और जस्ट ऊपर से हथौड़े को ठोकना शुरू किया। सोच कर देखिए वो उसके पैर को चीरते हुए नीचे जाकर सीधा उस लकड़ी के फ्रेम में गड़ चुकी थी। दूसरा पैर भी उसने जस्ट उसके साइड में रखा, और साइड में रखते ही उसने वही पंजे के ऊपर वो मोटी सारी कील रखी और उसके ऊपर वापस से हथौड़े को ठोकना शुरू किया। कितना दर्द उस टाइम पर किम को हो रहा होगा आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ना मैं लगा सकता। हम जस्ट उस चीज़ को फील करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को फ्रेम के अंदर गाड़ने के बाद फाइनली किम वहाँ से खड़ा हुआ। उसके पैर तो वहाँ से हिल नहीं सकते थे, और जस्ट अपने हाथों को इस तरीके से नाप कर देखने लगा कि जहाँ उसने जो उस पीछे वाले डंडे के दोनों एंड के ऊपर वो कील ठोकी थी, क्या उसके हाथ दोनों वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं।
और इसके बाद किम ने अपने साइड में पड़ी हुई काफ़ी सारी वो बैंडेजेस और वो रस्सियाँ वगैरह उठाई जिससे वो खुद को बांधने वाला था इस पूरे सूली के साथ, इस पूरे फ्रेम के साथ, ताकि उसकी बॉडी नीचे हिले ना या फिर नीचे ना गिरे, वो इसका वेट संभाल सके। सबसे पहले उसने अपनी कमर को उन रस्सियों के सहारे उस सूली के साथ बांधा, जिसके बाद उसने अपनी गर्दन को भी एक अलग से विप उसने बना रखी थी, उस विप को अपने गले के साथ लपेटने के बाद उस फ्रेम के साथ उसने जोड़ा ताकि वो इधर उधर ना गिरे और वहीं पर टंगी रहे, एक जगह पर अपना भार संभाल सके। ये सारा काम करने के बाद उसने अपने अब औजार जो भी उसको चाहिए थे वो उसने उन्हीं रस्सियों के बीच में अटका रखे थे। उन्हीं रस्सियों के बीच में से उसने सबसे पहले एक चाकू बाहर निकाला, क्योंकि उसे ये भी पता था कि अब वो जो चाकू से अपना ये काम करेगा उसके बाद उसके पास टाइम बहुत कम होगा पूरे के पूरे कांड को अंजाम देने के लिए। उसको अब इस काम के अंदर बहुत ज्यादा तुरता फुर्ती दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पैरों से भी अब खून धीरे धीरे कर नीचे रिस रहा था, नीचे निकल रहा था। खैर, उसने जस्ट अपनी उन रस्सियों में से उस चाकू को बाहर निकाला और अपने पेट के ऊपर, सोचकर देखिए आप, अपने पेट के ऊपर तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा, बहुत गहरा एक घाव बनाया खुद से। सोचकर देखिए आप, क्या इसको दर्द महसूस नहीं हो रहा था? मुझे नहीं पता, बट उसने खुद से उस चाकू से अपने पेट के ऊपर एक 10 सेंटीमीटर लंबा घाव बनाया और उसके बाद बहुत तेजी से उसके शरीर से खून बाहर निकलना शुरू हो चुका था। अब यहाँ तक समझ आ चुका था किम को कि उसके पास अब टाइम बहुत कम है। अगर ये खून सारा निकल गया तो उसकी सूली पर चढ़ने का काम ये पूरा नहीं हो पाएगा और उसे जल्दी जल्दी हाथ चलाने होंगे। नीचे पैरों से खून निकल रहा था, पेट से खून निकल रहा था। उसके बाद उसने अपने साथ जो हैंड ड्रिल अपनी रस्सियों के अंदर अटका रखी थी, उस हैंड ड्रिल को बाहर निकाला और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के अंदर बीच में यहाँ उस हैंड ड्रिल से छेद करने लगा। सोच कर देखिए आप, यहाँ उसको कितना दर्द हो रहा होगा, बट इन सब दर्द से ऊपर उठकर किम उस ड्रिल से अपने हाथ के अंदर छेद करता रहा, करता रहा, करता रहा। और जैसे उसको वो हैंड ड्रिल उसके हाथ से बीच में पूरी आर पार हो चुकी थी, यहाँ से डालकर वहाँ से निकल चुकी थी, उसने जस्ट अपने उस हाथ को, जो कील उसने उस साइड में गाड़ी थी पहले उसी फ्रेम के अंदर, उसने अपने हाथ को उस कील के अंदर डाला और बाद में हथौड़े से, सोच कर देखिए आप, हथौड़े से उसने उस कील को ऊपर से हथौड़ा मार मार कर बेंड कर दिया ताकि उसका हाथ उसके भार की वजह से नीचे ना निकल आए। और इसके बाद अपने दूसरे हाथ को, जो दूसरी साइड उसने कील गाड़ी थी उसी फ्रेम के ऊपर, उस कील के ऊपर उसने अपने हाथ को बहुत जोर जोर से मारना शुरू किया। सोचकर देखिए आप, एक आदमी अपने आप को कितना दर्द दे सकता है, कितना खुद को तोड़ सकता है, ये शायद उसकी लिमिट थी। बट नहीं, यहाँ पर भी किम नहीं रुका। उसने अपने हाथ को, इस पंजे को, इस हथेली को बहुत जोर जोर से उस कील के ऊपर मारना शुरू किया ताकि वो कील अपने आप उसके इस हथेली के अंदर छेद कर दे और आर पार हो जाए। क्यों? क्योंकि अब उसका दूसरा हाथ तो वहां दूसरी साइड बंद हो चुका है, वो तो उसको बाहर निकाल ही नहीं सकता। अभी दूसरा हाथ भी यहां टांगना जरूरी था एक सूली में पोजीशन लेने के लिए, और खुद से ही उसने अपने हाथ को जोर जोर से उस कील के ऊपर मारा और फाइनली इतनी बार उस कील के ऊपर उस हाथ को जोर जोर से लगने से उस हाथ के अंदर छेद हो गया और उसका हाथ फाइनली उस कील के अंदर जाकर अब फंस चुका था। बेशक वो इस कील के ऊपर हथौड़ा तो नहीं मार सकता था, क्यों? क्योंकि उसका दूसरा हाथ तो वहां बंद है। इस हाथ को जस्ट उसने इसी तरीके से छोड़ा और अपना मुंह नीचे करके अब वो वेट करने लगा एक बहुत ही स्लो, एक बहुत ही दर्दनाक अपनी मौत का। खून उसके पूरे शरीर से धीरे 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 कर अब बाहर निकलता जा रहा था। जो प्रेशर पहले था उस खून का, अब वो प्रेशर उतना नहीं रहा, क्योंकि अब शरीर से लगभग सारा खून अब बाहर निकलने ही वाला था। बहुत नाम मात्र ही अब खून अब उसके शरीर के अंदर बचा हुआ था। जैसे उसके शरीर के अंदर खून की कमी हुई, उसके दिमाग तक खून जाना बंद हुआ। ऑब्वियसली उस टाइम पर किम ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी होगी, वो बेहोशी की हालत में गया होगा, और जैसे वो बेहोशी की हालत में गया होगा उसने अपना बैलेंस भी लूज किया होगा। जहां तक वो अभी खुद की बॉडी को संभाल पा रहा था, बाद में उसकी बॉडी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं हुआ होगा। उसने जस्ट अपने आप को, खुद को इस तरीके से नीचे की तरफ लटका लिया होगा, जो उसने साइड में अपनी रस्सियां बांधी हुई थी, जो गले में उसने वो अपनी विप बांधी हुई थी, उसी विप के सहारे उसका पूरा का पूरा बोझ अब उसकी गर्दन पे आ चुका था। और इसी वजह से उसकी मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई। उसकी मौत गले के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से हुई। जब डॉक्टर्स ने किम का पोस्टमार्टम किया तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि ये सारा काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है। उनको विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि ये काम इतना मुश्किल था। बट फिर भी पुलिस वालों को शक था कि किसी ने ये सारा काम करने में किम की जरूर मदद की होगी, या फिर जानबूझकर किम के साथ ये सब कुछ किया है। हो सकता है ये कुछ मर्डर हो। बट पुलिस वालों ने इसके बाद से इस केस की जानकारी लेनी शुरू कर दी और ज़्यादा जानकारी लेने लगे किम के बारे में। और तब पुलिस वालों को याद आया कि इसकी पहचान तो उस हुनसू ने बताई थी। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर वो जो पहाड़ी के लोकल आदमी है वो उसने बताई थी। सबसे पहले जाकर उसी को पकड़ते हैं। और इसके बाद हुनसू ने जो कहानी पुलिस वालों को बताई
वो सच में इस केस को पूरा का पूरा खोल कर रखने के लिए बिल्कुल काफ़ी थी। जी हाँ, तकरीबन 20 सालों पहले जब किम की उम्र तकरीबन 30, 31, 32 सालों की थी, उस टाइम पर किम को अपनी बॉडी के अंदर एक दिन बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और इस दर्द को जैसे उसने जाकर अपनी पत्नी को बताया, अपने बेटे को बताया, ये दोनों उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए। वहां जाकर डॉक्टर को बताया और डॉक्टर्स ने जब अपने टेस्ट रन किए, उनको पता चला कि किम का लीवर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तकरीबन 20% लीवर ही उसके पास बचा हुआ है। अगर जल्दी से जल्दी उसके इस लीवर के खराब हिस्से को नहीं बदला गया तो ऑब्वियसली किम की जान भी जा सकती है। जैसे ये चीज़ किम ने सुनी और उसके परिवार वालों ने सुनी, उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा। अब ऑब्वियसली मरता क्या ना करता। उसके परिवार वालों ने भी डॉक्टर से सॉल्यूशन मांगने शुरू कर दिए कि हाँ जी बताओ आखिर हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि एक ही तरीका है कि किसी हेल्दी डोनर के लीवर के उस हिस्से को काट कर किम के शरीर के अंदर जो लीवर मौजूद है उसके अंदर से खराब हिस्से को काटकर वहां पर सही हिस्सा वो लगाया जाए। जैसे ये चीज़ उसके परिवार वालों ने सुनी, उन्होंने अलग से बहुत सारे डोनर्स ढूंढने शुरू कर दिए, बट उनको कोई भी डोनर नहीं मिला जो अपना लीवर इस तरीके से दान कर सके। और एंड में जाकर किम के खुद के बेटे ने ही कहा कि डॉक्टर साहब और कोई नहीं बट आप मेरा लीवर ले लीजिए, लेकिन मेरे पिता के शरीर के अंदर वो डालकर उनको तुरंत ठीक कर दीजिए। अब डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली उसको कुछ मना नहीं किया। किम के साइड में उसके बेटे को लेटाया गया और उसका ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके लीवर के अंदर से वो हिस्सा काट कर सीधा निकाल कर उस किम के शरीर के हिस्से के अंदर डाला गया। बट किम तो यहाँ एकदम परफेक्टली ठीक हो चुका था। उसका बेटा उस बेड से कभी उठा ही नहीं। जी हाँ, उसके शरीर के अंदर बहुत भयंकर इन्फेक्शन फैला। उसका लीवर जैसे उसके शरीर से निकला, उसका वो जो हिस्सा था लीवर का वो बाहर निकला, उसके बाद ही उसके शरीर के अंदर एक भयंकर इन्फेक्शन फैला और जस्ट लीवर दान करने के तकरीबन 4 दिनों बाद ही किम के बेटे की उसी बेड के ऊपर मौत हो चुकी थी। जैसे ये चीज़ किम ने नोटिस करी कि उसकी वजह से उसके बेटे की जान चली गई। उसका बेटा उसको लीवर दान दे रहा, बट इस दान करने के चक्कर में उसके बेटे ने अपनी जान दे दी। ये चीज़ ऑब्वियसली किसी भी पिता के लिए सोच कर देखिए आप उसके पिता के ऊपर यानी किम के ऊपर क्या बीत रही होगी जिस पिता की वजह से उसका बेटा मर जाए। ऑब्वियसली यहाँ उसका जीना लगभग अब बहुत मुश्किल हो चुका था। वो सारा दिन डिप्रेशन में रहने लगा और ये चीज़ ऑब्वियसली उसकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। उसने ये चीज़ अपनी पत्नी के साथ भी डिस्कस करी। अब इस पूरे ऑपरेशन के बाद जहाँ सिर्फ उसकी पत्नी इस बात को लेकर डिस्कशन करती थी, बाद में इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाइयाँ होने लगी। और लड़ाइयाँ भी कुछ ऐसी कि सन 2001 तक आते आते उसकी पत्नी ने किम को इतने ताने दिए कि किम ने फाइनली अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने का सोचा। अब 2001 के अंदर किम का अपनी पत्नी से डाइवोर्स भी हो चुका था। अब सोच कर देखिए आप, उसका बेटा भी उसके पास से गया, उसकी पत्नी भी उसके पास से गई। अब किम के पास कोई भी सहारा ही नहीं बचा था जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी निकाल सके। ऑब्वियसली उसने अलग से कहीं सहारा ढूंढना शुरू किया कि हाँ वो लोगों से जुड़े, लोगों से मिले, लोगों के बीच में जाकर अपनी ज़िंदगी बिताए। और तब उसको पता चला कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर लोग अपने अकेलेपन को शेयर करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते ही वो एक ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जा घुसा जहाँ पर लोग जीसस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, अलग अलग ब्लॉग्स टाइप कर करके उस कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर रहे थे। और तब इस किम ने खुद बाहूजी बनकर सभी उस कम्युनिटी वालों को कहा कि सुनिए, आप कहीं और जीसस को मत ढूंढिएगा, मैं खुद जीसस हूँ। जैसे ये चीज़ ऑब्वियसली उन कम्युनिटी वालों ने सुनी, उसके ऊपर वो सभी हंसने लगे। और उसी कम्युनिटी के अंदर वो हुंसू नाम का बंदा भी ऐड था। जी हाँ, वही आदमी जिसने सबसे पहले पुलिस वालों को फ़ोन करके ये बताया था कि यहाँ पर इस तरीके से लाश मिली है। अब जैसे ही वो हुंसू ने उसकी पोस्ट देखी, हुंसू को इस किम के अंदर इंटरेस्ट आया और ये दोनों आपस में बातें करने लगे। किम ने अलग से भी अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई और उस पूरे कम्युनिटी के मेंबर्स को यही समझाने लगा कि वो खुद जीसस है। एक दिन वो आप सभी को दिखाएगा कि कैसे जीसस ने अपना सारा दान दिया था, अपने आप को सूली के ऊपर चढ़ाया था। एक दिन मैं भी आप सभी को इसी तरीके से ये चीज़ करके दिखाऊंगा। सन 2008 में ये हुंसू किम से जाकर मिला भी था और उसके विचार जानने की कोशिश कर रहा था। और उस टाइम पर भी किम ने उसको जस्ट यही कहा कि मैं ही अगला जीसस हूँ, भगवान जीसस ने मुझे अपने अवतार में बदल कर भेजा हुआ है और जल्दी ही मैं आप सभी के सामने ये चीज़ प्रूव भी कर दूंगा। बट उस टाइम पर हुंसू को ये चीज़ मजाक लग रही थी, लेकिन जब सामने उसको 3 साल बाद ये चीज़ दिखी, ये सारा पूरा इंसिडेंट दिखा, उसके माइंड में वो सारी यादें दौड़ गई, जो सारी बातें किम अपने ऑनलाइन फॉरम और साथ ही जो उसने मिलकर उसको बताई थी, वो सारी वो यादें करने लगा। पुलिस वालों को जो चीज़ पता लगी, जो चीज़ सामने आई, उनको उस चीज़ के ऊपर ऑब्वियसली विश्वास नहीं हो रहा होगा। जो मैंने आपको बताया, ये पूरा जो सीन मैंने आपके सामने डिस्कस किया, आपको उसके ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। और पुलिस वालों ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए
इस पूरे सीन को 2 बार रिक्रिएट करके देखा। इसके अलावा एक बार ग्राफिक डिजाइनर्स की मदद से इस पूरे सीन का एनिमेशन बनवाया कि क्या ये चीज पॉसिबल है, आप ये चीज एनिमेशन के अंदर बनाकर दिखाओ। 2 बार सीन रिक्रिएट किया गया और अभी जो आप फोटोज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये फोटो उसी सीन रिक्रिएशन की है। इनमें से लोगों का सबसे पहला डाउट यही था कि जिस टाइम पर किम अपने साथ ये सब कुछ कर रहा था, खुद को सूली के ऊपर चढ़ा रहा था, उसको काफी सारे सामान की जरूरत थी, तो क्या उसको वो सारा सामान किसी और ने पहुंचाया या फिर किसी और ने ही सारा कुछ कांड किम के साथ किया, या फिर किम ने अगर किया खुद से तो आखिर उसने उस सारे सामान को किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े औजार भी थे जैसे कि हथौड़े वगैरह, बड़े वाले हथौड़े और कीले, उनको उस रस्सी के अंदर नहीं अटकाया गया था। तो आखिर अपने पैरों को सबसे पहले नीचे क्रूसीफाइड करने के बाद उसने बाकी का सामान कैसे इधर उधर जाकर उठाया? या तो हो सकता है, मेरे हिसाब से ही हो सकता है कि उसने जो दोनों साइड अपने वो क्रॉसेस बनाए हुए थे छोटे वाले, उन क्रॉसेस के ऊपर शायद हो सकता है उसने अपने वो औजार टांगे हों, जो भी सामान उसको चाहिए हो, उसकी ज़रूरत का सामान उसने उन्हीं क्रॉसेस के ऊपर टांगा होगा। दूसरा, लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, किसी को कितना भी दर्द महसूस क्यों ना होता हो, बट कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में तो उस हैंड ड्रिल से छेद नहीं कर सकता। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि किम ने अपने दोनों हाथों के अंदर छेद किया, पहले में तो ड्रिल से और दूसरे में वो ठोक ठोक के? क्या ये चीज़ पॉसिबल थी? पुलिस वालों का कहना है, कोर्ट का ही कहना है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल थी। आप मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। उसकी गाड़ी में से कुछ ऐसी दवाइयाँ भी मिली थी जिनके सहारे दिल को धड़काया जा सकता है अगर उसके पास खून की कमी हो तब भी। बट जब डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम किया, उसके शरीर के अंदर ऐसी किसी भी दवाई के कोई ट्रेस नहीं मिले कि या तो उसने इस पूरे कांड को करने से पहले दवाइयाँ खाई हो जिससे उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और उसका दिल धड़कता रहे, लेकिन नहीं, उसके शरीर के अंदर ऐसी कोई भी दवाई नहीं मिली। एट द एंड पुलिस वाले भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये किम की खुद की फैसिनेशन थी। वो खुद बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो चुका था इन सारे रिचुअल्स के साथ और क्रिश्चियनिटी धर्म के साथ, उसके इतिहास के साथ, कि जैसा भगवान जीसस ने किया था, उनके साथ हुआ था, वही सारा कुछ मैं भी करूँगा, अपने साथ करूँगा और उतना ही दर्द मैं भी झेलूँगा, ताकि दुनिया वाले मुझे भगवान समझकर बैठ सके या फिर कुछ भी हो। वो दुनिया वालों के सामने खुद को एक ऐसा भगवान ही प्रिटेंड कर रहा था। दूसरे बात, मुझे वो उसका दोस्त हुनसू, मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ खटक रहा है। बेशक इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सबसे पहले तो देखिए इसका डायरेक्ट लिंक होना किम के साथ, वो भी 200 किलोमीटर दूर का व्यक्ति। ऑनलाइन लिंक होना चलो ठीक है, और 2008 में मिलना, बट फिर भी एक सस्पिशन क्रिएट करता है किसी के भी माइंड में। और दूसरा, इसका उन दोनों भाइयों को एग्जैक्ट उसी जगह पर लेकर जाना, इतने बड़े पहाड़ी जंगली इलाके के अंदर सीधा उन दोनों भाइयों को एग्जैक्टली इसी जगह पर लेकर आना जहां पर किम ने खुद अपनी जान दी हो सूली पर लटक कर। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस मुझे स्टार्टिंग से ही खटक रहा था। क्या आपको भी ये चीज़ अजीब लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन पुलिस वालों ने जब इस हुनसू के बारे में पता किया तो इसको पूरे तरीके से क्लीन चिट दे दी गई, इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला पुलिस वालों को। आप मुझे बताइए कि इस पूरे इंसिडेंट को जानने के बाद आपके क्या क्या सवाल हैं नीचे कमेंट्स में। हो सकता है मुझे उनका जवाब पता हो और मैं आपको उनका जवाब देने की कोशिश करूँ, या फिर अगर आपके और भी कोई डाउट्स हों या फिर इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन की वो फुटेज और वीडियोज़ देखनी है तो मैं मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर अपलोड करूँगा आज रात को, तो आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें, ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप तक वो वीडियोज़ और फोटोज़ पहुँच पाएं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अमित अधिकारी को एंड कमेंट पिक में डू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।